नमस्कार शिक्षार्थियों। आज हम बुद्धि पर बात कर रहे हैं और आपकी फरमाइश पर एक मेरे विद्यार्थी ने कहा कि मैम बुद्धि समझ नहीं आ रही है, थोड़ा सा उस पर आप चर्चा कीजिए। बहुत बड़ा चैप्टर है हालांकि बुद्धि, तो ठीक है कोई बात नहीं, 2-3 एपिसोड जितने बन पाते हैं करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि ये होती क्या है। वैसे देखा जाए ना तो बुद्धि मानसिक शक्ति है, ये एक जो कि वस्तुओं और तथ्यों को समझने में और उनके आपसी संबंधों को खोजने में और तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। मतलब क्या होता है, देखो कई बार हम कुछ चीज़ कहना चाहते हैं और अपने उसके पीछे तर्क रख के कह पाते हैं, और कई बार तर्क नहीं देने की स्थिति में है तो मतलब कहीं ना कहीं जो बुद्धि है वो हमारा साथ नहीं दे पा रही। तो बुद्धि को हम इस तरह से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ कई बार एक और शब्द इससे जुड़ा हुआ आ जाता है, भावना या इंट्यूशन, कि आपने अपने कई बुज़ुर्गों को या अक्सर करके महिलाओं के साथ ज़्यादा हो जाता है कि उनकी अंतः प्रज्ञा जिनकी तेज़ होती है ना, कि मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा होने वाला है। अभी तो कोई ऐसा चीज़ कह रही है तो उसे हम अंतः प्रज्ञा के रूप में लेंगे, बुद्धि के रूप में नहीं लेंगे। वो बुद्धिमान था, सब समझ गया। देखिए यदि बुद्धिमान है, सब समझ गया, तो उसके पीछे वो तर्क देगा। और अंतः प्रज्ञा या भावना है तो उसको उस बात को सिद्ध करने के लिए तार्किक क्षमता नहीं हो पाएगी। तो ये अंतर होता है बुद्धि में। मतलब बुद्धि किसे कहेंगे इसको हम यदि समझे तो, कि ये जो है मनुष्यों को नवीन परिस्थितियों के साथ ठीक से समझना कि ये हैं क्या, इनके साथ समायोजन करने की जो क्षमता, जो शक्ति हमें देती है वो बुद्धि के द्वारा ही मिलती है। और बुद्धि तो है जिसके कारण मानव को सर्वश्रेष्ठ प्राणी घोषित किया गया है। बहुत पुरानी बात है एक्चुअली। शिक्षा मानव विज्ञान पर, इस पर बुद्धि पर सर्वाधिक कार्य की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि जब हम पढ़ने पढ़ाने के संबंध में काम करने लगे तब लगा कि नहीं, कोई शक्ति है, कोई ताकत है जो इसमें हमें सहयोगी या असहयोगी रह पाती है। हर व्यक्ति समान प्रयास पर समान लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा। तो फिर 17वीं शताब्दी में दर्शन के साथ मनोविज्ञान के अध्ययन पर कार्य हुआ, और उस वक्त फिर बुद्धि के स्वरूप, संरचना और प्रकार या इसके जो सिद्धांत हैं या उनके क्या आधार हैं, उन पर भी चर्चा का कार्य शुरू हुआ। अनेकों मनोवैज्ञानिकों ने इस पर काम शुरू किया। और जहाँ तक परिभाषा का सवाल है तो इतनी परिभाषाएं आई सामने कि मनोवैज्ञानिक आपस में एक मत नहीं हो पाए। फिर उन्होंने उन परिभाषाओं के आधार पर भी इसको 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया बुद्धि को। जैसे पहला था समायोजन, बुद्धि की श्रेणी जो मतलब परिभाषाओं की जो श्रेणी थी उसमें पहला था समायोजन। समायोजन मतलब नवीन परिस्थितियों के साथ ढालने की जो क्षमता होती है जिनमें, उसे बुद्धि कहा। यदि एडजस्टमेंट पावर नहीं है आपके पास, आप किसी चीज़ को ढंग से समझकर उसको आत्मसात नहीं कर पा रहे, मतलब समायोजित नहीं हो पा रहे, तो वो बुद्धि अल्प मानी जा रही थी। मतलब कुल मिला के ये कहते जो समायोजन की जो क्षमता है उसे बुद्धि कहा कुछ मनोवैज्ञानिकों ने। दूसरी श्रेणी दी सीखने की क्षमता को लेकर, कि कुछ ने कहा कि वो शक्ति जो सीखने की शक्ति बताती है, क्षमता। अब देखिए सीखने की जो क्षमता है उस पर सभी मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं हो पाए, कारण कि सीखने की क्षमता उम्र के आधार पर भी प्रभावित हो जाती है। कि जैसे बालक में जो सीखने की क्षमता है 2 या 4 साल के बालक में, अभी उसका मानसिक विकास जब उसने जन्म लिया था तो 9% मस्तिष्क विकसित था, 1% ही धड़ बाकी है, इसका विकास होना बाकी है। ये बात सत्य है, पर फिर भी सीखने की क्षमता भी तो उम्र के आधार पर बढ़ती है। और धीरे 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 किशोर वय तक आते आते ये सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ रूप में होती है। और किशोर वय के अंतिम कगार पर जहाँ युवावस्था प्रारंभ होती है, तो वहाँ आके सीखने की क्षमता जो है वो थोड़ी सी बंद पड़ने लगती है।
अब हम उसका जो सीख चुके उसका प्रयोग करते हैं। अब वैसे देखा जाए तो क्या 45, 50, 55 वाले उम्र के जो लोग हैं वो बुद्धिमान नहीं होते? क्या उनमें सीखने की क्षमता नहीं कम है क्या? तो देखिए वो क्षमताओं का ह्रास हो जाता है और ये हकीकत है। यदि किसी नई चीज़ को सीखना हो तो किसी किशोर को सीखने के लिए बिठाइए और किसी प्रौढ़ को सीखने के लिए बिठाइए, तो उनकी जो सीखने की जो क्षमता है उसमें जो अंतर है उनकी बौद्धिक क्षमता से नहीं, उनकी उम्र के आधार पर आंका जाता है। इसलिए ये परिभाषाएं जो है इससे भी सभी वैज्ञानिक सहमत नहीं हो पाए थे। और जो तीसरी श्रेणी दी गई थी परिभाषाओं की वह थी अमूर्त चिंतन। जो अमूर्त मतलब जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही, अपरोक्ष जो चीज़ है, मतलब अपरोक्ष या अमूर्त को भी समझने की क्षमता आ जाना बौद्धिक क्षमता कहलाती है। वो शक्ति जो अपरोक्ष को समझने की क्षमता बता दे, जैसे जो काल्पनिक या चित्रकार या जो कलाकार हैं, जो कल्पनाओं में लेखक हैं, मतलब कुछ भी प्लानिंग कर उनके अंदर अंदर चलती रहती है, अमूर्त चिंतन के द्वारा कुछ का कुछ दे देते हैं। वैज्ञानिक जो हुए हैं उन्होंने भी अमूर्त जो दिखाई नहीं दे रहा था उस पर चिंतन किया और अपनी क्षमताओं के आधार पर लक्ष्य को प्राप्त किया। तो वो श्रेणी, उस श्रेणी की जो परिभाषाएं हैं वो अमूर्त चिंतन की श्रेणी में है। वैसे देखा जाए ना तो बुद्धि जो है समस्त विशिष्टताओं का योग है, मतलब मेरा तो ऐसा ही मानना है। और इस विचार को मानने वाले भी थर्स्टन, थॉर्नडाइक, थॉमसन, वेस्लर और स्टुअर्ट हैं। हम आगे और भी परिभाषाओं को देखेंगे। कुछ और भी मनोवैज्ञानिक थे, चंद परिभाषाएं आज अपन देख लेते हैं। जैसे बर्ट ने कहा कि बुद्धि अच्छी तरह से निर्णय करने, समझने और तर्क करने की योग्यता है। उन्होंने इसको 3 भागों में बांट दिया। उन्होंने कहा कि बुद्धि जो है समझने पर ही नहीं, समझकर उस पर निर्णय भी ले पाए, त्वरित निर्णय ले पाए और उससे निर्णय के सापेक्ष ही वो तर्क को भी दे कि ये निर्णय किस वजह से दिया जा रहा है। तो इतनी सारी जो योग्यताएं, मानसिक क्षमताएं हैं, उनको बुद्धि कहा। तो ये बर्ट के विचारों की बात थी। इन जो परिभाषा दी उसको हम इस रूप में समझ पाएंगे। एक परिभाषा बंकिंघम ने भी दी। आपने कहा कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। यदि आप में सीखने की योग्यता है तो वो बुद्धि से ही आंका जाएगा। यदि सीखने की योग्यता कम है तो मतलब आप कम बुद्धिमान हैं। इसको अभी मैंने उम्र के आधार पर भी जब समझाया था ना, देखिए वही प्रश्न यहाँ फिर आ रहा था। तो नेचुरली सारे मनोवैज्ञानिक किससे सहमत नहीं हो पाए कि बड़ी उम्र में सीखने की जो योग्यता है उसका वास तो होता ही है। तो क्या उनकी बुद्धि का वास हुआ गया? क्या वो बुद्धिमान की श्रेणी में नहीं गिने जाएंगे? तो थोड़ा सा यहाँ एक जटिलता सी आ जाती है। ठीक है, हर एक मनोवैज्ञानिक का अपना सोचना था कि जो सीखने की योग्यता है तो वो बुद्धि है, वही मानसिक क्षमता है, तभी सीखने की योग्यता रह पाती है। मानसिक क्षमता का यदि वास है तो सीखने की क्षमता नहीं रह पाएगी। तो बुद्धि उन्होंने इसी को कहा। मन एक और वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की जो नमनीयता है वो बुद्धि है। अपने बहुत अच्छे से मस्तिष्क की नमनीयता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया कि मस्तिष्क कितना नमन है, कितना लचीला है और हर चीज़ में झेल रहा है, मतलब आत्मसात कर रहा है। देखिए कहीं ना कहीं हर मनोवैज्ञानिक जो बात जो की है वो आत्मसात की, समायोजन की बात हर एक ने अपने अपने दौर में अपने अपने तरीके से कही है। तो इनका जो कहने का जो तरीका था वह थोड़ा सा अलग था। इन्होंने मस्तिष्क की नमनीयता को बुद्धि कहा कि मस्तिष्क किस तरह से लचीला होता है और हर चीज़ में समायोजित हो जाता है, समझ जाता है, तो उसे बुद्धि कहा। एक और थे वुडवर्थ नामक वैज्ञानिक। आपने कहा कि जो बुद्धि है वो कार्य करने की विधि है। उन्होंने कार्य करने की विधि को बुद्धि के रूप में परिभाषित किया कि हर व्यक्ति के कार्य करने का जो प्रकार है, जो तरीका है वो अलग होता है और उसी आधार पर अलग हो, जिसको मानसिक क्षमता के आधार पर अलग होता है। तो मतलब जो कार्य करने की जो विधि है उसी को हम बुद्धि कहेंगे। तो वुडवर्थ का अपना ये मानना था, उन्होंने ये चीज़ कही कि आप जिस तरीके से काम करते हैं, हर एक का काम वही है पर तरीका अलग अलग होता है। जैसे सीधा साधारण से यदि हम बात करें कि 2 वक्त की रोटी आप और हम सभी खाते हैं तो बनाते भी होंगे। कुछ लोग फटाफट आटा उसना, लोई बनाई और बेली और
तवे पे डाली और सेक ली। और कुछ लोग होते हैं उसको खूब लोच लगाएंगे, उसकी गोल गोल लोई बनाएंगे, गोल रोटी बेलेंगे, यदि नहीं मिली तो उसको वापस से मिटा देंगे, दोबारा बनाएंगे, तरह तरह के तरीके अपनाएंगे कि नहीं गोली बननी चाहिए। तो अब ये देखिए उनके कार्य करने का तरीका हुआ ना, तो वुडवर्थ ने उसको बुद्धि कहा कि कार्य करने के जो तरीके में जो अंतर है, जो बुद्धिमान है वो तरीके से काम करेगा। ये उनका अपना मानना रहा, बाकी ये सोच का फर्क है, तो इसके सहमति और असहमति तो दोनों चलेंगी ही, क्योंकि किसी का कहा कि हम सोचा, हमें लगता है फटाफट काम होना चाहिए, तो वो बुद्धिमान वो है जो फटाफट काम कर जाए, तो कार्य करने की विधि जो फटाफट कर जाए। ये हर एक का अपना अपना मानना रहा। तो हम बुद्धि को परिभाषित करने के लिए भी इन चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और इन्हीं आधारों पर ही बुद्धि के प्रकार बता दिए गए थे कि जैसे जड़ बुद्धि, बिल्कुल जड़ता, जिसे अपन ठोस पत्थर के समान मान ले, जड़ बुद्धि, बिल्कुल समझ ही नहीं है। मूढ़ मतलब जो बुद्धि है पर वो जड़ता की तरफ है, कि समझ पाए या न समझ पाए कुछ कह नहीं सकते, तो वो मूढ़ बुद्धि की श्रेणी में आए। या थोड़ा और उससे ऊपर कदम बढ़ाए तो अल्प बुद्धि, समझ तो रहे हैं पर जैसा चीज़, दृश्य जो जैसा है, जो परिस्थितियाँ जैसी, उनको उसी रूप में नहीं समझ पा रहे, तो उसे हमने अल्प बुद्धि का, और जो समझ रहे हैं उसे हमने बुद्धिमान कह दिया। तो इस तरह से हमने श्रेणियों में भी विभाजित कर रखा है बुद्धि को। अब देखिए इसके कुछ सिद्धांत भी हैं। तो जो गिलफर्ड महोदय थे उन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत दिया, और थॉर्नडाइक ने बहुतत्व सिद्धांत दिया। तो दोनों ने अपने अपने सिद्धांत के आधार पर अपनी इन परिभाषाओं को सिद्ध करने की कोशिश की। चलिए इन पर काम करते हैं। अगले वीडियो में हम इन दोनों को भी अलग अलग देख लेंगे। तब तक आज के लिए जो इतना ही, क्योंकि मैं जानती हूँ हर एक की बुद्धि समय सीमा से भी प्रभावित होती है। कम समय तक ही वीडियो को सुना जाता है, मतलब ये भी चीज़ कहीं मनोवैज्ञानिकों ने कही है, इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें देना चाहती हूँ आप लोगों को। धन्यवाद। फिर देखते हैं, ये दोनों सिद्धांत भी पढ़ने हो तो अगली वीडियो तक पहुँचिएगा, तो मैं इनको भी एक एक को